नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट के हम जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, सामाजिक कल्याण निर्देशक सिद्धांत किसके तहत आता है? यानी एक गांधीवादी सिद्धांत के बारे में ही पूछा गया था। तो ये गांधीवादी सिद्धांत जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अगर बात करें भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है और यह सिद्धांत जो है एक मौलिक है। इनका मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना, और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ उदाहरण की, तो समान काम के लिए समान वेतन देना, बेरोजगारों को शिक्षा और सार्वजनिक सहायता देना, बुजुर्ग, बीमार और असमर्थ लोगों की मदद करना, उद्योगों में कामगारों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना, 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में बदलाव किया जा सकता है, हालांकि इसमें संविधान के ढांचे का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में भारतीय तिरंगे को फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। अगर बात करें मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को भारतीय तिरंगा को फहराया था। यह तिरंगा भारत का पहला तिरंगा झंडा था जिसे विदेश में फहराया गया था। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीछे वजह जान लेते हैं। यह दूसरा समाजवादी सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कई देश के लोग शामिल हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के लिए ब्रिटिश झंडा लगा था। मैडम भीकाजी कामा यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने तुरंत एक नया झंडा बनाया और इसे फहराया था। इस झंडे में क्या था? इस झंडे में हरा, नारंगी और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। इस झंडे को मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा कहा था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। अब चलिए जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हो वो सभी फटाफट देख लेते हैं। संप्रीति जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री अभ्यास जो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। श्याम जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसके अलावा खाना बदोशी हाथी भारत और मंगोलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इंडो कारपोरेट जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। इसके अलावा धर्म संरक्षण अभ्यास भारत और जापान के बीच। जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के बीच। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। आइस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास होता है। इसके अलावा इंडो थाई कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच। ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INBN कॉर्पोरेट भारत और बांग्लादेश के बीच। टेबल टॉप भारत और बांग्लादेश के बीच। प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्यूबेरन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। IMBX अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच। IMCUR अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच। अल नगा अभ्यास भारत और ओमान के बीच। नसीन अल बहर भारत और ओमान के बीच। पूर्वी पुल भारत और ओमान के बीच। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच। इसके अलावा अजय योद्धा भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। पूर्वी पुल भारत और ओमान के बीच। लैमिती अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। विंडबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल शासक के अंत के साथ हो गया था? बहादुर शाह जफर के अंत के साथ हो गया था। अगर बात करें बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को बर्मा के रंगून में हुआ था। वह अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु से जुड़े कुछ बात जान लेते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के समय उनकी उम्र 87 साल था। अक्टूबर 1862 में उनकी तबीयत बिगड़ गया और उनकी
जुबान की जड़ में लकवा मार गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले गया था। उन्हें रंगून में स्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया था। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। 16 फरवरी 1951 को उनकी कब्र की बरामदगी के बाद वहां बहादुर शाह जफर दरगाह का निर्माण किया गया था। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर के शामिल होने के आम जनता को साहस और आशा और विश्वास मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21 संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान के द्वारा 2002 के जरिए जोड़ा गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार है। इस अनुच्छेद का मकसद 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य और स्थानीय अधिकारों को यह जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में दाखिला दिलाए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करे और शिक्षा पूरी कराए। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित इस मौलिक अधिकार को लागू करने का जिम्मा है। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और इस अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बना है और यह जो है लागू 2010 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। भारतीय राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदन अपने सदस्यों से एक उपसभापति का चुनाव करता है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। अगर बात करें लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्य और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग के दौरान कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में नहीं था? गुप्त साम्राज्य और पल्लव वंश, ये दोनों जो है नहीं था, जबकि संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं था। संगम युग के दौरान 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोसाइट का कार्य क्या होता है? ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कोशिका WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये शरीर के संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये संक्रामक जीव और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। ये संक्रमण के स्थान का पता लगाता है। ये अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं को संक्रमण के स्थान के बारे में सूचित करता है। ये शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करता है। अगर बात करें ल्यूकोसाइट के प्रकार के, देख लीजिए, ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इनिलोफिल्स और बेसोफिल्स और मोनोसाइट हो जाएगा। लिम्फोसाइट की बात करें तो टी कोशिका और बी कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक व भारतीय पुनर्जागरण के प्रेरता राजा राम मोहन राय, उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को जो है खत्म करते हुए भारत में समाज सुधार की आधारशिला रखा था। अब चलिए जितने भी संगठन है वो सभी देख लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है इससे प्रश्न बन रहा है। संगठन और संस्थापक जान लीजिए, क्योंकि लगातार जो इसे प्रश्न बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में किया गया था। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 में कलकत्ता में किया गया था। यंग बंग आंदोलन की स्थापना डेरेजीवो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बम्बई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान है और इसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी सभा की स्थापना 1875 में किया गया था और इसके संस्थापक कौन है? मैडम ब्लावाटस्की और जनरल ऑलक्लोट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद, इसकी स्थापना 1897 में बेल्लूर में किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में पुणे में किया गया था।
बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में मुंबई में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 में नागपुर में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हरिद्वार में किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी के द्वारा 1911 में बम्बई में किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बम्बई में किया गया था। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में पंजाब में किया गया था। देवबंद आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम नौनोवती 1866 में सहारनपुर में किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन के संस्थापक श्री नारायण गुरु, इसकी स्थापना 1903 में केरल में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था। अगर बात करें भारत की पंचवर्षीय योजना की सूची, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक था। उसके बाद करें तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये जो है 61 से 66 के बीच था। बीच में जो 3 साल का अंतराल हो गया, जो 66 से 69 के बीच नहीं था, यानी कि उसमें जो है रोलिंग प्लान लागू हुआ था। अगर बात करें योजना अवकाश 66 से 69 हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 के बीच। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 के बीच। इसके अलावा 11वीं 7 से 12 हो जाएगा और 12वीं जो 12 से 17 हो जाएगा, जो बीच में ही भंग कर दिया गया। योजना आयोग के भंग होने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई जाती है, हालांकि पंचवर्षीय रक्षा योजनाएं बननी रहती है। तो आज के इस शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिले। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो लोग छूटा हुआ है वो बता सकते हैं तो कमेंट बता दीजिएगा। इन सभी का कंपाइलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जिनका भी एग्जाम था वो जरूर बताइएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पता है वो बता दीजिए कमेंट में, सभी को कंपाइलेशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।